ऐसी जगह जहां पुरानी कहानियां, किंवदंतियां और एक डरावनी पुरानी हवेली पहले से ही मौजूद हों। तो कल्पना कीजिए भैरवपुर नाम के एक गांव की, जो दुनिया से कटा हुआ सा है, और उसके ठीक पास खड़ी है एक वीरान, बदनाम हवेली। एक ऐसी हवेली जिसकी अजीबो-गरीब आवाज़ों की कहानियां पहले से ही लोगों के दिलों में डर पैदा करती हैं। अब देखिए, डर की शुरुआत किसी भूत-प्रेत से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है इंसानों से। एक छोटी सी चुनौती से जो रीना को अकेले उस डरावनी हवेली का सामना करने पर मजबूर कर देती है। मतलब डर का पहला बीज कोई आत्मा नहीं, बल्कि इंसान ही इंसान के मन में बोता है। और दिलचस्प बात यह है कि रीना के साथ जो होता है वो डर की एकदम परफेक्ट रेसिपी है। कानों में पड़ती कदमों की आहट और दीवार पर दिखती एक और परछाई। अब सवाल यह है कि ये दोस्तों का मजाक है या हकीकत? बस यही कन्फ्यूजन, यही अनिश्चितता डर का पहला कामयाब बीज बो देती है। लेकिन ये डर अब सिर्फ एक इंसान के शक तक सीमित नहीं रहता। अब ये फैलता है और एक व्यक्तिगत आतंक का रूप लेता है, जो अपने शिकार को अकेला करके तोड़ देता है। डर का लेवल तब और बढ़ जाता है जब गांव का नाई रघु एक सफेद साए से आमने सामने आता है और उसे सीधी धमकी मिलती है। इसके बाद उसका सबके सामने टूटकर बिखर जाना उस अनदेखे डर को और भी असली और भी खतरनाक बना देता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक मोड़ तब आता है जब ये आहट गांव के सबसे पढ़े लिखे, सबसे तर्कवादी इंसान टीचर अनिरुद्ध को अपना निशाना बनाती है। सोचिए, जब लॉजिक की आवाज ही खौफ से कांपने लगे तो बाकी लोगों का क्या होगा? बस यहीं पर वो अनजाना डर एक खौफनाक हकीकत बन जाता है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जो डर अब तक कुछ लोगों के दिलों में था, वो अब एक महामारी की तरह पूरे गांव पर छा जाता है। ये डर एक वायरस की तरह फैलता है और इसके फैलने के 4 बड़े ही साफ स्टेप्स हैं। पहला, रीना के अनुभव को एक मजाक समझा गया। दूसरा, रघु का सबके सामने टूटना उस अनदेखे खतरे को एक पब्लिक तमाशा बना देता है। तीसरा, जब अनिरुद्ध जैसा तर्कवादी इंसान डर जाता है तो उस डर को कह सकते हैं एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। और चौथा और आखिरी चरण, पूरा गांव खौफ से पंगु हो जाता है, रात के अंधेरे में अपने अपने घरों में कैद। जब पूरा गांव डर के साये में जीने लगता है, तब एंट्री होती है लॉजिक की, कानून की, और शुरू होता है तर्क और अंधविश्वास का असली मुकाबला। तो अब हमारे सामने 2 दुनिया हैं जो एक ही हकीकत पर टकरा रही हैं। एक तरफ है डीसीपी अरविंद, जो सबूत मांगते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं, और दूसरी तरफ हैं गांव वाले, जिनका सच उनका अपना भयानक अनुभव है, उनकी सुनी हुई वो आहट है। और लॉजिक का ये किला बहुत जल्दी ढहने लगता है जब वही अनदेखी आवाज खुद डीसीपी अरविंद को एक छिपे हुए तहखाने तक ले जाती है, जहां खून से लिखा एक मैसेज उनका इंतजार कर रहा था। और उस मैसेज में राज खुलता है, मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। तो अब यह बात साफ हो चुकी थी, यह सिर्फ कोई भूतिया आवाज नहीं है, यह एक श्राप है, एक तरह का डेथ वारंट। और इस डर की जड़ वो किसी शैतान में नहीं, बल्कि 100 साल पुरानी एक इंसानी त्रासदी में है। ये कहानी है ललिता की, जिसे उसी के पति ने दौलत के लालच में जिंदा दफना दिया था। वही चीखें, वही कदमों की आहट अब आहट बन चुकी थीं। तो सच जानने के बाद अब एक अलौकिक प्रॉब्लम का लॉजिकल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश होती है। और वो क्या है? स्रोत को ही खत्म कर दो। और समाधान के नाम पर गांव वाले और डीसीपी मिलकर हवेली को आग लगा देते हैं। एक हताश कोशिश, एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक आतंक को आग की लपटों में खत्म करने की। और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि यह प्लान काम कर गया। सालों में पहली बार गांव में एक रात पूरी तरह से खामोश गुजरती है। एक झूठा सुकून। मगर बस कुछ ही दिन बाद रीना अपने कमरे में अकेली, और उसे फिर से सुनाई देती है वही कदमों की धीमी पास आती हुई आहट। आतंक कभी मरा ही नहीं था। कहानी का अंतिम सच यही है, भैरवपुर में हवेली का रहस्य तो खुल गया, लेकिन आहट अब भी जिंदा है। मतलब डर एक बार जब आपके जहन में घर कर जाए तो उसे किसी इमारत को जलाकर खत्म नहीं किया जा सकता। और ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है, क्या कोई डर जिसे एक बार सुन लिया जाए उसे सच में कभी मिटाया जा सकता है?